देखिए हम अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं उनकी हम एक एक की स्टडी करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, यानी आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 हार्मोन्स यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इस एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जितने भी 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं हम उनकी एक एक की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन आता है अपने पास में आता है ग्रोथ हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करता है? बॉडी ग्रोथ को, बॉडी ग्रोथ यानी अपने शरीर की जो लंबाई होती है, जो वृद्धि होती है, बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करके। इसके अलावा ये डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की अगर चाइल्ड अवस्था में, अगर ये हार्मोन अगर चाइल्ड अवस्था में अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, अगर चाइल्ड अवस्था में ज्यादा सीक्रेट होता है, ज्यादा सीक्रेट होता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? गिग्नेटिज्म। कौन सा रोग हो जाएगा? गिग्नेटिज्म। अर्थात लंबाई बच्चे की, यानी वो जैसे जैसे ग्रोथ करेगा उसकी लंबाई सामान्य लंबाई से कई गुना हो जाएगी। ठीक है, और अगर एडल्ट अवस्था में, एडल्ट अवस्था के अंदर अगर ये ज्यादा सीक्रेट होता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली। ठीक है ना? तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? इंसान के यानी मनुष्य के अंदर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थात ये अगर देखा जाए तो ब्लड कार्पसल्स होती हैं, जो रक्ताणु होती है, उनकी मात्रा को भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार इस हार्मोन की अगर कमी को अगर देखें, ये तो अधिकता थी, अगर ये कमी हो इस हार्मोन की तो ड्वार्फिज्म हो जाए, यानी वामनता। क्या उत्पन्न होगी? वामनता उत्पन्न हो जाएगी। एक इंसान की जो एक एवरेज हाइट होती है उससे भी वह कई, यानी लगभग 3 या 4 फीट लंबा होगा। यानी इंसान कितना होगा? 3 या 4 फीट लंबा, इससे ज्यादा वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन की हम स्टडी करते हैं ये था ग्रोथ हार्मोन। अब हम नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है, सेकंड हार्मोन है दूसरा हार्मोन है, देखिए इसे बोलते हैं TSH। TSH इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स ये सीक्रेट तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस भाग से होता है, लेकिन अपना रोल कहां प्ले करेगा? जो अपनी गर्दन होती है, इस गर्दन में जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के दोनों तरफ जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं?
थायराइड ग्लैंड, जैसे ये जो दो बाई लोब्ड होती है, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, और दोनों लोब किससे जुड़ी होती है? इस्थमस से। इस ग्रंथि के थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए जो ग्लैंड, जो हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, उसे बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी किस प्रकृति का हार्मोन है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का हार्मोन है, अर्थात ये भी एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये क्या करता है? इस ग्रंथि के द्वारा जो T3 और T4 हार्मोन होता है, उनके सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इस ग्रंथि को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, और जब तक स्टिमुलेशन नहीं प्राप्त होगा तब तक T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात इस ग्रंथि के डेवलपमेंट और इसके सिक्रेशन को प्रभावित करता है। ये हो गया अपना TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन अपना जो आता है उसे बोलते हैं ACTH। इसका नाम से पता लगता है एड्रिनो यानी एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्लैंड का एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यानी ये हार्मोन जो किडनी के ऊपर जो बाय यानी ट्रायंगुलर जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये किडनी है और दोनों किडनियों के ऊपर त्रिभुज की आकृति की एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड का आप डायग्राम अगर वैसे देखते हैं तो ये दो पोर्शन से मिलकर बनी होती है, ऐसी एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसमें जो बीच में 20% पार्ट होता है, 20% पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला, और बाहर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो ACTH हार्मोन है, ये ACTH हार्मोन सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाके वर्क करता है? इस कॉर्टेक्स भाग के डेवलपमेंट और इसके द्वारा जो 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 3 ग्रुप में हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, मेंडलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, उन हार्मोन की सीक्रेशन को भी ये नियंत्रित करता है। ये ट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है ना? अतः अगर ये हार्मोन अगर प्रॉपर रूप से सीक्रेट नहीं होगा तो इस कॉर्टेक्स भाग का प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अपना ACTH। फिर आता है अपना 4th नंबर का FSH। इसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फीमेल में इस हार्मोन के प्रभाव से, फीमेल में इस हार्मोन के प्रभाव से फीमेल में क्या होता है? देखो, जो ओवरी होती है उस ओवरी में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं? जब तक फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ओवम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अतः ओवरी को फॉलिकल्स के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना? दूसरी चीज, मेल के अंदर भी ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जिससे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और फॉलिकल्स के फॉर्मेशन से ही शुक्राणु जनन की क्रिया आगे पूर्ण होती है। अगर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा मेल और फीमेल के अंदर, ना तो oogenesis की क्रिया होगी ना स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। ठीक है, यह है अपना FSH। 5वां उसे बोलते हैं LH,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल के अंदर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, किस हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम, जो ब्रेक फॉलिकल्स होते हैं, यानी जब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जब अंडजनन की क्रिया होती है, जो ब्रेक फॉलिकल्स होते हैं, उन ब्रेक फॉलिकल से किसका फॉर्मेशन करवाता है? कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन से उसके बाद में उससे क्या बनता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेल के अंदर अगर आप इसकी देखते हैं, मेल में इसकी हम देखेंगे तो ये वृषणों में उपस्थित जो इंटरस्टिटिनल सेल्स होती है, अंतरालीय कोशिकाएं होती है, से उनको लिंग हार्मोन, यानी मेल में जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली सेल्स, उनको उत्तेजित करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है और सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसी के द्वारा सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट छठे नंबर का जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती है, फीमेल में मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड के प्रेगनेंसी के दौरान उनके डेवलपमेंट में, उनके यानी फाइनल प्रिपरेशन में, यानी उनको एक बिल्कुल शेप देना प्लस उसमें मिल्क प्रोडक्शन करवाना, यानी ये क्या करता है? एक तो मिल्क प्रोडक्शन प्लस इस ग्रंथि के डेवलपमेंट में, मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा और मेमरी ग्लैंड का विकास भी नहीं होगा। अतः ब्रेस्ट ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड है, उसके फाइनल प्रिपरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, 7 नंबर का जो हार्मोन है उसे बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये और एसिडिएच, इन दोनों में अमीनो अम्लों का जो क्रम होता है वो सेम होता है। और ये जीव, जैसे इंसान के अंदर मेलेनोफोर जो वर्णक होता है, मेलेनोफोर वर्णक के लिए ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात कोई व्यक्ति डार्क होगा या लाइट होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है MSH। और इस हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? पार्स इंटरमीडिया। जबकि इन ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट नंबर, जबकि इन 6 हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस। इन 6 हार्मोन का सिक्रेशन करता है और एक हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्स इंटरमीडिया। इस प्रकार से इन 7 हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। ठीक है, इसके बाद में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पोर्शन। अगर वैसे देखा जाए तो इसके द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन यानी सिंथेसाइज नहीं होता। इसमें जो दो हार्मोन हम पढ़ते हैं, एक है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों हार्मोनों का संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में। दो केंद्रक होते हैं जिसे हम पेरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, यानी पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इनसे एक ट्रैक्ट आती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोफेरेंजियल ट्रैक्ट, यानी और ये नर्व एंडिंग के द्वारा यहां पर आवश्यकता पड़ने पर यहां पर गिर जाते हैं। अतः ये सिर्फ दो हार्मोन को स्टोर करता है जिनका नाम मैं बता रहा हूं, एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन। एक न्यूक्लियस एडीएच का सिंथेसिस करता है और एक किसका करता है, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, अगर इनके वर्क देखते हैं तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, अपनी जो नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका होती है, ये एडीएच एक्चुअल में ये एडीएच यहां पर आकर वर्क करता है। ये लेयर और ये लेयर पानी के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन ये क्या करता है, इन दोनों दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वाटर के लिए पारगम्य बना देता है, जिससे पानी वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है और कम से कम वाटर यूरिन के द्वारा बाहर की तरफ सिक्रेट हो पाता है। अतः हमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन से जो बचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, एडीएच। ठीक है, पानी के मतलब यूरिन में से पानी की कम से कम मात्रा जाए, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एडीएच। क्योंकि लास्ट में अगर पानी आ गया तो एडीएच इसको परमेबल बनाकर यहां से वापस H2O को खींच लेता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एडीएच इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। फीमेल में दो प्रकार से काम करता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड पर और एक करता है यूट्रस पर। मेमोरी ग्लैंड में इसे बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, अर्थात जो मिल्क एल्वोली होती है, मिल्क की जो कोशिकाएं होती है, एल्वोली नहीं बोलेंगे, मिल्क की जो नलिकाएं होती है और जो ब्रेस्ट में जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे अंदर बना हुआ मिल्क बाहर आ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है यूट्रस। यूट्रस दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी जिसके अंदर बच्चा है, और एक होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। यूट्रस गर्भाशय बोलते हैं इसको, नॉन प्रेग्नेंट यानी प्रेग्नेंट यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अब देखिए प्रेग्नेंट यूट्रस में ये क्या काम करता है, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, जब उसका प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है यानी 9 मंथ का हो जाता है, तब यूट्रस से बाहर निकलने के लिए यानी जो सर्विक्स होता है उस सर्विक्स को डाइल्यूट करके, यानी जो
मसल्स होती है वहां पर उनको ढीला करता है, जिससे क्या करता है, जिससे बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकल सके। अतः ये प्रेगनेंसी को खत्म करने का कार्य भी करता है, सर्विक्स को डायल्यूट करता है और बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है। जबकि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये हार्मोन हेल्प करता है और सीमन को आगे की तरफ, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है जिससे स्पर्म आगे की तरफ गति कर सके आराम से, यानी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब बात आती है मेल के अंदर। मेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमन इजैकुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आसानी से सीमन इजैकुलेशन हो सके। अतः मेल के अंदर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो रोल होता है फीमेल में होता है। एक तो मेमोरी ग्लैंड, जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, यूट्रस अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रेग्नेंट यूट्रस, और प्रेग्नेंट यूट्रस में देखें तो बच्चे को लास्ट में 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में गर्भाशय से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने ये टोटल हार्मोन्स की स्टडी कर ली है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। इस प्रकार से कितने हार्मोन हो गए, 7 + 2 = 9 हार्मोन आते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को हम न्यूरो हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस में, न कि पिट्यूटरी ग्लैंड संश्लेषण करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिर्फ इनको स्टोर करने का कार्य करती है, वो भी कौन सा भाग, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, जय हिंद।